फ्रेंड्स नमस्कार। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि 68 बीपीएससी का बस कुछ दिन बाकी है। ऐसे में रिवीजन बहुत ज़रूरी हो जाता है। फ्रेंड्स यहाँ पे हमने 68 बीपीएससी के लिए परफेक्शन आईएएस का एक नया मॉक टेस्ट शुरू किए हैं। फ्रेंड्स जैसे कि आप सभी को पता होगा कि परफेक्शन आईएएस का मॉक टेस्ट जो होते हैं वो काफ़ी फेमस होते हैं तथा इसके क्वेश्चन भी बहुत अच्छे होते हैं। फ्रेंड्स ये ज़रूरी नहीं है कि हम किसी भी कोचिंग संस्थान का मॉक टेस्ट प्राप्त कर लें या उसको सॉल्व कर लें। ज़रूरी ये होता है फ्रेंड्स कि कैसे हम एक टेस्ट के माध्यम से हम मैक्सिमम जो है क्वेश्चन को जो है टच कर पाएँ। ऐसे में फ्रेंड्स ज़रूरी होता है एक मेंटर का जो आपका ध्यान वहाँ तक ले जाए जहाँ तक अमूमन लोग नहीं पहुँच पाते हैं। फ्रेंड्स इस टेस्ट लगाते समय आप महसूस करेंगे कि हमने जो है इसके एक्सप्लेनेशन में 150 क्वेश्चन के माध्यम से हमने बहुत अत्यधिक क्वेश्चन को जो है वो एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश किया है। फ्रेंड्स निश्चित तौर पे जिस तरह का एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ आपको अन्य किसी भी चैनल पे नहीं मिलेगा। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि हमने मैक्सिमम टाइम इस पर दिया है, इसको क्वेश्चन को तैयार किया है और इसके बाद मैं इसको वीडियो को तैयार कर रहा हूँ। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तोल्काप्पियम किसका नाम है? तो फ्रेंड्स तोल्काप्पियम जो होते हैं ये तमिल व्याकरण की एक ग्रंथ है। इसकी रचना जो है वो तोल्काप्पियर द्वारा किया गया है और इसकी रचना 3री शताब्दी से 10वीं शताब्दी के मध्य जो है वो किया गया था। अगर फ्रेंड्स इसमें आंसर की बात करें तो आप इसमें देखेंगे कि बी में जो दिया हुआ है तमिल व्याकरण का पुस्तक है ये फ्रेंड्स सही हो जाता है। तो इस तरह से हमारा आंसर जो है वो बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स इसमें सेकंड में दिया हुआ है कि 5वीं सदी के तमिल व्याकरण शिल्पाधिकारम में किस नदी की प्रस्तुति की गई है? तो फ्रेंड्स इसमें जो नदी का वर्णन किया गया यह है कावेरी नदी। फ्रेंड्स बात करें कावेरी नदी की तो कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से हुआ है और ये जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और इस दौरान ये टोटल 760 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। कई बार फ्रेंड्स सीधे तौर पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कावेरी नदी का उद्गम कहाँ हुआ है, तो आप ध्यान रखेंगे ब्रह्मगिरी पहाड़ी पे। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा अशोक के अभिलेखों में निम्नलिखित शासकों में से किसका उल्लेख मिलता है? तो फ्रेंड्स बात करें अशोक के अभिलेखों में तो इसमें जो है चोल, पांड्य, चेर और सातिपुत्र इन चारों का जो है वर्णन मिलता है। अशोक के बारे में जो जानकारी मिलती है फ्रेंड्स ये अभिलेख, शिलालेख, साहित्य स्रोत इन सभी चीज़ों से जो है अशोक के बारे में विस्तृत जानकारी हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हमारा आंसर जो है वो हो जाएगा ई। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में राजदूत भेजे थे? तो फ्रेंड्स पांड्य शासक जो थे इसने अपने जो है राजदूत को जो है रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में भेजे थे। बात करें पांड्य शासन की तो इसके जो संस्थापक थे ये नेडियन थे तथा इसकी राजधानी जो थी वो मदुरई थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे नेडियन इसके संस्थापक थे और इसकी राजधानी जो थी वो मदुरई थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, उरेयूर प्रसिद्ध है वो किस लिए प्रसिद्ध है? तो फ्रेंड्स बात करें उरेयूर की तो ये भारत के तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में स्थित है। ठीक है, और यह मुख्यतः चोल सत्ता का केंद्र था, यानी कि प्रारंभ में चोल की राजधानी जो थी ये उरेयूर थी। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है तो इसके हिसाब से फ्रेंड्स इसका आंसर जो निकलता है वो प्राचीन काल में सूती कपड़ा के व्यापार का ये प्रसिद्ध केंद्र था। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हमारा आंसर बी हो जाता है। नेक्स्ट पे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा भास्कर नामक राजा द्वारा हर्षवर्धन को भेजे गए विभिन्न उपहारों के उल्लेख हर्षचरित में मिलता है। भास्कर किससे संबंधित हैं? तो फ्रेंड्स भास्कर जो संबंधित हैं ये असम के वर्मन राजवंश से संबंधित हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बात करें भास्कर वर्मन जो है वो राजवंश के जो है अंतिम शासक थे। ठीक है, और हर्षचरित में जो है इसका विस्तृत वर्णन मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आंसर जो होगा वो हो जाएगा बी, असम के वर्मन राजवंश। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा एक काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्र पतन था? तो फ्रेंड्स ये जो महत्वपूर्ण समुद्र पतन था यानी कि बंदरगाह था ये था मोटुपल्ली। ठीक है, मोटुपल्ली, और ये जो है फ्रेंड्स ये वारंगल में अवस्थित है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा सम्राट हर्ष ने बौद्ध धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किस स्थान पर करवाया था? तो फ्रेंड्स बात करें बौद्ध धार्मिक सम्मेलन की तो ये हुआ था प्रयाग में और कन्नौज में। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हमारा आंसर जो निकलेगा वो ई हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे 9 पे। निम्नलिखित में से किस चीनी यात्री ने बौद्ध शिक्षा केंद्र नालंदा की यात्रा की थी? तो नालंदा की जो यात्रा की थी फ्रेंड्स
ये हेनसांग ने की थी, ठीक है, हेनसांग ने, ठीक है। और दूसरा ये इत्सिंग ने भी किया था, ठीक है। इत्सिंग ने 672 से लेके 695 के मध्य में की थी, ठीक है फ्रेंड्स। और हेनसांग के बारे में जो जानकारी मिलती है ये इनके पुस्तक है सीयू की, ठीक है। इससे जो है इसके यात्रा वृत्तांत की विस्तृत जानकारी मिलती है। और कई बार पूछ लिए जाते हैं फ्रेंड्स कि हेनसांग किसके समय में भारत आया था, तो ये जो आए थे ये हर्षवर्धन के समय में भारत की यात्रा किए थे, ठीक है। इस तरह से हमारा आंसर जो है ई हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है फ्रेंड्स, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक द्वारा किया गया था। तो फ्रेंड्स नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो किया था ये कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारा आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त प्रथम, ठीक है, कुमारगुप्त प्रथम। और इसको फ्रेंड्स महेंद्रादित्य के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। कहीं कहीं आपको कुमारदित्य की जगह महेंद्रादित्य लिखा होगा, तो ये भी इसी का नाम है फ्रेंड्स। बात करें नालंदा विश्वविद्यालय की, तो इसे ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान भी कहा जाता है, ठीक है। किसे ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान कहा जाता है, तो नालंदा विश्वविद्यालय को। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट हमारा 11, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसकी व्यवसाय था। तो फ्रेंड्स ये जो व्यवसाय था ये मगध का, ठीक है, डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो फ्रेंड्स इसको पढ़ने पे आपको पता चलेगा कि इसके जो जितने भी कथन इसमें हैं वो सारे सही हैं। उसके काल में गुप्त साम्राज्य उत्कर्ष का शिखर पर पहुंच गया था, ये ठीक है। उसने उज्जैन की द्वितीय राजधानी बनाया, बिल्कुल सही है। उसके काल में यात्री हेनसांग भारत आया था, ठीक है। और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, ये भी ठीक है। तो इस तरह से हमारा आंसर जो है वही निकल के आता है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे, गुप्त काल में राज्य के वर्गीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से बढ़ते विक्रम में सही है। यहाँ पे बढ़ते विक्रम पूछा गया है। तो फ्रेंड्स इस समय ग्राम, विधियाँ, विषय, भुक्ति और राज्य, ये इसके ग्रामों की क्रम था फ्रेंड्स। तो इस तरह से हमारा आंसर जो है वो भी निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे 14 पे, गुप्त काल में जारी की गई स्वर्ण मुद्राओं को निम्नलिखित में से किस नाम से पुकारा जाता था। तो फ्रेंड्स गुप्त काल में जो स्वर्ण के सिक्के जारी किए जाते थे उसको जो है वो दिनार के नाम से जो है जाना जाता था। नेक्स्ट पे चलेंगे 15 पे, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने वर्ष को 12 चंद्रमास में विभाजित किया था। तो फ्रेंड्स इसने जो विभाजित किया था ये थे मठार, यानी कि मठर। नेक्स्ट पे चलेंगे, निम्नलिखित में से किसकी देखभाल अग्रहारिक नामक अधिकारी करता था। तो फ्रेंड्स जो धार्मिक न्यास होते थे, ये धार्मिक न्यास इसका जो देखभाल करते थे अग्रहारिक करते थे, ठीक है फ्रेंड्स। और इनका जो काम था धार्मिक न्यास का, ये पठन पाठन तथा धार्मिक अनुष्ठान से जो है वो लगे हुए वर्क होते थे, इसके काम जो है वो धार्मिक न्यास कहलाते थे, ठीक है। तो इस तरह से भी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है फ्रेंड्स, पूर्वी भारत में निम्नलिखित में से किस काल को रचनात्मक काल कहा जाता है। तो फ्रेंड्स पूर्वी भारत में रचनात्मक काल जो है ये 4वीं शताब्दी को कहा जाता है, ठीक है। और क्यों कहा जाता है, क्योंकि उस समय फ्रेंड्स संस्कृति, विद्या, वैरी, कर्मकांड, वर्ण व्यवस्था, राजतंत्र का अभूतपूर्व विकास हुआ था। कब, 4वीं से 7वीं सदी के मध्य में। और इसीलिए जो है इसको रचनात्मक काल कहा गया है, बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, प्राचीन भारत में विशिष्ट पद संदर्भित हैं। तो विशिष्ट पद जो होते थे फ्रेंड्स ये मुख्यतः बलात् शर्म से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से किसने प्राचीन भारत में सर्वप्रथम आक्रमण किया था। तो फ्रेंड्स प्राचीन भारत में आक्रमण की बात की तो सबसे पहले जो आक्रमण हुआ था वो यूनानी के द्वारा हुआ था, ठीक है, यूनानी के द्वारा। इसके बाद जो आक्रमण हुआ था उसके बाद शक ने किए थे। थर्ड नंबर पे है पहलव और फोर्थ पे आ जाता है कुषाण, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये इनका क्रम है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पे चलेंगे, निम्नलिखित किस शासक ने प्रसिद्ध सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। तो फ्रेंड्स सुदर्शन झील का जो जीर्णोद्धार करवाया था ये रुद्रदामन प्रथम था, ठीक है, रुद्रदामन प्रथम, इसके सी आंसर हो जाएंगे। फ्रेंड्स इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने किया था। तो फ्रेंड्स सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल पुष्यगुप्त ने किया था। ये भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। फ्रेंड्स बात करें सुदर्शन झील का तो ये गुजरात के कठियावाड़ा में अवस्थित है, ठीक है। तो सी इसका आंसर हो जाएंगे। फ्रेंड्स मैं कोशिश करूंगा कि ये 150 क्वेश्चन के माध्यम से मैक्सिमम क्वेश्चन को टच किया जाए। जैसे कि मैं पहले ही बताया हूँ कि ऐसा एक्सप्लेनेशन आपको दूसरा किसी भी चैनल पे नहीं मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पे चलेंगे,
21 पे निम्नलिखित में से किन शासकों ने पश्चिमोत्तर भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के जारी किए थे? तो फ्रेंड्स कुषाण जो थे ये सर्वाधिक मात्रा में जो है वो तांबे के सिक्के जारी किए थे। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें स्वर्ण के सिक्के अगर पूछा जाए तो स्वर्ण के सिक्के भी, शुद्ध सोने के सिक्के सबसे ज़्यादा जो है वो कुषाणों ने ही जारी किए थे। नेक्स्ट पे चलेंगे 22 पे, कुषाण काल में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बौद्ध कला का महान केंद्र था? तो फ्रेंड्स बौद्ध कला का महान केंद्र जो थे ये नागार्जुन कोंडा और अमरावती, ये दोनों जो थे ये महान केंद्र थे। तो इस तरह से हमारा आंसर ई हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे 23 पे, निम्नलिखित में से किस शासक ने जूनागढ़ अभिलेख का निर्माण करवाया था? तो फ्रेंड्स जूनागढ़ अभिलेख का निर्माण जो है वो रुद्रदामन के द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किस राजा के सिक्कों पर जहाज का चित्र अंकित है? तो फ्रेंड्स यज्ञश्री सातकर्णी ये सातवाहन के प्रमुख शासक थे। ये मुख्यतः मात्र सत्तात्मक थे तथा ये सबसे अधिक शीशे के सिक्के जो है इस सातवाहन ने ही जारी किए थे। ठीक है फ्रेंड्स, और ये चित्रकला प्रेमी थे, इसने ही अब जहाज के चित्र जो है वो अपने सिक्के पे अंकित करवाए थे। ठीक है, तो यज्ञश्री सातकर्णी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, निम्नलिखित में से किसका प्रशासक गौलमी कहा जाता था? तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि ग्रामीण क्षेत्र जो होता था ये गौलमिक से संबंधित थे और इसके जो प्रशासक होते थे ग्रामीण क्षेत्र का, इसे ही गौलमिक कहा जाता था। ठीक है, सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे 26 पे, निम्नलिखित में से किस शासक ने स्वयं को अनूठा ब्राह्मण कहा था? तो फ्रेंड्स गौतमीपुत्र सप्तकर्मी यानी ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। यह सातवाहन वंश के शासक थे और इसने ही अपने आप को जो है एक अनूठा ब्राह्मण कहा था। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे 27 पे, उनके अभिलेख न केवल पश्चिमोत्तर भारत और सिंध में ही बल्कि मथुरा, श्रावस्ती, कौशाम्बी और वाराणसी तक पाए जाते हैं। उपयुक्त कथन किस राजवंश के भौगोलिक विस्तार की ओर संकेत करते हैं? तो फ्रेंड्स ये जो संकेत करते हैं ये कुषाण राजवंश के बारे में कहा गया है। इसके संस्थापक कुजुल कन्फ्यूशस थे। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 है फ्रेंड्स, 4वीं शताब्दी के दौरान उत्तरी महाराष्ट्र और विदर्भ में सातवाहन के स्थान पर एक स्थानीय शक्ति का उदय हुआ। यह स्थानीय शक्ति कौन सी थी? तो फ्रेंड्स ये जो शक्ति थे ये स्थानीय शक्ति फ्रेंड्स वकाटक वंश थे। ठीक है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा और इसके संस्थापक विंध्य शक्ति थे। ठीक है फ्रेंड्स, बात करें इनके संस्थापक की तो विंध्य शक्ति आप याद रखेंगे। ठीक है, 29 है, इरिथेरियन एक यूनानी नाम था जिसका प्रयोग किया जाता था। फ्रेंड्स ये इरिथेरियन एक ग्रीक भाषा के एक शब्द है। ठीक है, और ये मुख्यतः लाल सागर के लिए जो है वो प्रयोग किए जाते थे। तो बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे 30 पे, निम्नलिखित में से किसने भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे? तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय हिंद यूनानी को जाता है। ठीक है, डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, अग्रहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो फ्रेंड्स अग्रहार के संबंध में ये फर्स्ट जो क्वेश्चन दिए हुए हैं ये ब्राह्मण को दी हुई भूमि होती थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सही हो जाता है। अग्रहार ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि को कहा जाता था। नेक्स्ट पे चलेंगे 32 पे, किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण समाहित है? तो फ्रेंड्स महावामसा में जो है, महावामसा में बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक के बारे में विस्तृत जानकारी जो है वो दी गई है। ठीक है, तो इस तरह से डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे 33 पे, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक के नाम का उल्लेख किया गया है? तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि भाब्रू स्तंभ, ये भाब्रू स्तंभ और दूसरा है फ्रेंड्स मास्की स्तंभ। ठीक है, मास्की तथा गुजरा, माफ कीजिएगा मास्की, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मास्की तथा गुर्जरा, इन दोनों अभिलेखों से जो है वो अशोक के नाम के बारे में पता चलता है और ये मुख्यतः प्रथम लघु शिलालेख है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, अशोक से पूर्व निम्नलिखित में से किस शासक ने शांतिवादी नीति को अपनाया था? तो फ्रेंड्स अशोक से पहले अगर बात किया जाए शांति नीति अपनाने का, तो फ्रेंड्स ये मुख्यतः अखनातून, ये जो है ये मिस्र का एक राजवंश था, मिस्र का, और इसी ने शांतिप्रिय नीति का जो है प्रतिपादन किया था। ठीक है, बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे 35 पे, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मौर्य सम्राट था? तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि बृहद्रथ जो है ये अंतिम मौर्य सम्राट थे और सन 187 ईसा पूर्व में, यानी 187 से 180 ईसा पूर्व तक इसके शासन थे, 180 तक,
और 180 ईस्वी में पुष्यमित्र शुंग ने वेदरथ की हत्या करके जो है और मौर्य साम्राज्य को जो है और अपना शासन प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। तो इस तरह से भी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे 36 पे। ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपियों को किसने पढ़ा था? तो फ्रेंड्स ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपि पढ़ने का श्रेय सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप को जाता है और ये 1838 में जो है वो इसको पढ़ पाया था। ठीक है, सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट हमारा मौर्य प्रशासन के संदर्भ में सन्निधाता का पद संबंधित है। तो फ्रेंड्स सन्निधाता के पद जो है ये फ्रेंड्स मुख्य रूप से राजकोष एवं भंडारगृह का मुख्य संरक्षक होता था। ठीक है, बी इसका आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स अर्थशास्त्र में टोटल 18 तीर्थ का वर्णन किया गया है। तीर्थ यानी जो उसका मौर्य प्रशासन में जो प्रमुख अधिकारी होते थे उसको तीर्थ कहा जाता था और अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो है 18 तीर्थों का वर्णन मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन 38 पे निगाली सागर लघु स्तंभ लेख का संबंध किस धर्म से है? तो फ्रेंड्स निगाली सागर लघु स्तंभ के जो संबंध है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, बौद्ध धर्म से, और ये नेपाल की तराई में अवस्थित है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे 39 पे। निम्नलिखित नगरों में से किस एक नगर का संबंध महावीर से नहीं है? तो फ्रेंड्स लुम्बिनी के संबंध जो है ये महावीर से नहीं है, क्योंकि लुम्बिनी कपिल वस्तु के समीप लुम्बिनी नाम का स्थान पे बौद्ध धर्म के जो महान प्रवर्तक थे बुद्ध, उसका जन्म हुआ था। ठीक है, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे 40 पे। उत्तर वैदिक काल में द्विज किस संदर्भ में प्रयुक्त किया जाता था? तो फ्रेंड्स उत्तर वैदिक काल में द्विज का जो है और ब्राह्मण और क्षत्रियों के लिए प्रयोग किया जाता था और ये मुख्यतः उच्च वर्ण होते थे। ठीक है, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे 41 पे। निम्नलिखित में से कौन से शासक ने बोध गया में बोधि वृक्ष को काट दिया था? तो फ्रेंड्स बोधि वृक्ष को जो नष्ट किया था ये शशांक थे। ये मुख्यतः ब्राह्मण धर्म से संबंधित थे और इन्हें बौद्ध धर्मावलंबियों से जो है वो काफ़ी शत्रुता थी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे 42 पे। निम्नलिखित में से किस दर्शन के प्रवर्तक को कपिल मुनि है? यानी कि कपिल मुनि जो है वो किस दर्शन के प्रवर्तक हैं? तो फ्रेंड्स सांख्य दर्शन के प्रवर्तक जो है ये कपिल मुनि को जाता है। ठीक है, बात करें न्याय की तो न्याय का गौतम ऋषि। ठीक है फ्रेंड्स, बात करें वैशेषिक दर्शन की तो इसमें कणाद हो जाएगा। बात करें योग का तो ये पतंजलि हो जाएगा। यहाँ पे फ्रेंड्स कपिल मुनि के बारे में पूछ रहे हैं तो इसका संबंध जो है मुख्यतः सांख्य दर्शन से है। ठीक है, बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट हमारा 43 पे निम्नलिखित में से किसके लिए श्रमण शब्द का प्रयोग किया जाता था? तो फ्रेंड्स श्रमण शब्द का जो प्रयोग किया जाता था ये मुख्यतः ऐसे व्यक्ति जिन्होंने सांसारिक जीवन को त्याग दिया हो, ठीक है, उसके लिए श्रमण शब्द का प्रयोग किया जाता था। सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। बौद्ध धर्म में बैसाख संबंधित है। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि गौतम बुद्ध को बैसाख पूर्णिमा के दिन ही जो है उनके जन्म हुआ था। उनको मृत्यु की प्राप्ति भी यानी निर्वाण की प्राप्ति भी बैसाख पूर्णिमा के दिन ही हुआ था और उनको ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी वो भी बैसाख पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। तो इसीलिए बौद्ध धर्म से जो है बैसाख संबंधित है और मुख्यतः ये बुद्ध जयंती से है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी तरह से हमारा आंसर जो है वो ये हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे 45 पे। निम्नलिखित जनपदों में से किसने सबसे पहले युद्ध में हाथियों का प्रयोग बड़े पैमाने पे किया था? तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि मगध जो क्षेत्र थे उसके आसपास घनघोर जंगल हुआ करता था और उसमें बड़ी मात्रा में हाथी पाए जाते थे और मगध राजवंशी एक ऐसा राजवंश है जो सबसे पहले बड़े पैमाने में हाथियों का प्रयोग किया था। बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे 46 पे। आरंभिक बौद्ध ग्रंथ सूत पीटक के अनुसार आनंद, वनंद और सुगदा किसे कहा जाता था? तो फ्रेंड्स आनंद, वनंद और सुगदा जो है ये पालतू पशुओं को कहा जाता था। ठीक है, डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट 47। निम्नलिखित में से कौन महाजन पद नहीं है? तो फ्रेंड्स मगध एक महाजन पद है, पंचाल भी है और गंधार भी है, लेकिन पोहार जो है फ्रेंड्स ये दक्षिण भारत में अवस्थित एक क्षेत्र का नाम है, एक जगह है। तो इस तरह से जो है डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा 48। नेक्स्ट है फ्रेंड्स भारतीय उपमहाद्वीप में लौह का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ किस में मिलता है? तो फ्रेंड्स लौह का जो सबसे प्रथम उल्लेख मिलता है ये यजुर्वेद में मिलता है। ठीक है, और यजुर्वेद में लोहे के लिए श्यामअयस और कृष्णअयस का जो है वो प्रयोग किया गया है। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे 49 पे। 49 है हमारा कि ऋग्वेद में किस देवता की स्तुति संग्रहित नहीं है? तो फ्रेंड्स ऋग्वेद में जो है वो पशुपति की जो है वो संस्तुति जो है वो नहीं मिलता है। ठीक है, सी इसका आंसर हो जाएगा। 50 पे चलेंगे। उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों में कौन सा असत्य है? यहाँ पे असत्य क्वेश्चन पूछा गया है। तो फ्रेंड्स इसको पढ़ने पे पता चलता है कि इस काल के चारों वर्णों में समानता थी।
ठीक है, ये जो है वो कथन असत्य है। ठीक है, बाकी जितने भी यहाँ दिए हुए हैं वो सारे कथन सत्य हैं। नेक्स्ट पे चलेंगे, वैदिक काल के राजनीतिक संगठन को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पे बढ़ते क्रम पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, कुल, ग्राम, विष, जन और राष्ट्र, ये वैदिक काल के राजनीतिक संगठन हुआ करते थे। बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे 52 पे, वैदिक काल में दुहित्र निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त किया गया है। तो फ्रेंड्स, वैदिक काल में दुहित्र जो है वो पुत्री के लिए प्रयुक्त किया जाता था। ठीक है, तो इस तरह से बी इसका आंसर हो जाएगा। 53 होगा फ्रेंड्स, हड़प्पा स्थल कोट दीजी उस सभ्यता के निम्नलिखित में से किस प्रमुख स्थल के समीप है। तो फ्रेंड्स, हड़प्पा जो स्थल है कोट दीजी, ये मुख्यतः मोहनजोदड़ो के समीप अवस्थित है। बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसकी पुस्तक है। तो फ्रेंड्स, ये जो पुस्तक है ये M.N. रॉय के द्वारा लिखित है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा, सिंधु सभ्यता में धान्य कठोर अवस्थित थे। तो फ्रेंड्स, सिंधु सभ्यता में धान्य कोठार जो होते थे यानी कोठी, ये मुख्यतः जो है वो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और कालीबंगा, इन सभी जगहों पे जो है वो मिलते हैं। और बात करें सिंधु सभ्यता में मुख्य जो है वो कृषि की, तो यहाँ पे गेहूँ, जौ, राय, दाल, सरसों आदि जो है वो महत्वपूर्ण फसल थे जिसकी कृषि जो है की जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे 56 पे। तो 56 है फ्रेंड्स, प्राचीन भारत में मेहरगढ़ क्या था। तो फ्रेंड्स, प्राचीन भारत में मेहरगढ़ बोलन घाटी में एक नवपाषाण स्थल है जहाँ पे सर्वप्रथम कृषि एवं पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 57 है हमारा, निम्नलिखित में से किस महापाषाण काल में मोगालिथ कहा जाता है, यानी कि किस महापाषाण काल को जो है वो मेगालिथ कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स बात करें मेगालिथ की, तो फ्रेंड्स मेगालिथ जो है ये कब्र को कहा जाता था। सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे 58 पे, निम्नलिखित में से कौन सी लिपियां अशोक के अभिलेख में प्रयुक्त हुई हैं। तो फ्रेंड्स, बात करें अशोक के जो है अभिलेखों में लिपियों की, तो इसमें ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपि का जो है प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आंसर जो है फ्रेंड्स ये हो जाएगा ई, एक से अधिक। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पे चलेंगे 59 पे, निम्नलिखित में से किस काल में सर्वप्रथम कृषि उत्पादन शुरू हुआ था। तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि नवपाषाण काल में जो है वो कृषि से संबंधित उपकरण जो है वो सबसे पहले शुरू हुई थी। नेक्स्ट पे चलेंगे 60 पे, निम्नलिखित में से किस स्थल को ताम्रवती अर्थात तांबा वाली कहा जाता था। तो फ्रेंड्स, आहार को जो है ये बी में जो देख रहे हैं आप, ये आहार को ताम्रवती अर्थात तांबा वाली कहा जाता था। नेक्स्ट पे चलेंगे 61 पे, 61 है हमारा, रेशम बुनकरों की श्रेणी का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में मिलता है। तो फ्रेंड्स, रेशम बुनकरों की श्रेणी का सर्वप्रथम जो उल्लेख मिलता है ये फ्रेंड्स मुख्यतः मंदसौर अभिलेख में मिलता है। ठीक है, मंदसौर अभिलेख, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे 62 पे, निम्नलिखित में से कौन सी रचना या रचनाएं हर्ष द्वारा रचित मानी जाती हैं। तो फ्रेंड्स, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद, ये मुख्यतः जो है वो हर्ष द्वारा रचित है। ठीक है, बात करें फ्रेंड्स हर्षचरित की, तो ये मुख्यतः वानभट्ट के द्वारा जो है वो रचित है। तो यहाँ पे आंसर एक से अधिक ई सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे 63 पे, निम्नलिखित में से किस वंश को पितृभक्त वंश भी कहा जाता था। तो फ्रेंड्स, महानदी और कृष्णा नदी के बीच में फैले माठर वंश को जो है वो पितृभक्त वंश भी कहा जाता है। तो इस तरह से हमारा आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, नेक्स्ट है हमारा सातवाहन काल के चैत्य और बिहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे कौन से कथन जो है वो सत्य हैं। तो फ्रेंड्स, जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा सर्वाधिक प्रसिद्ध बिहार कार्ले का है जो दक्षिण दक्कन में स्थित है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, इसके अलावा बात करें चैत्य बौद्धों के मंदिर होते थे, ये भी सही है। बिहार में बौद्ध भिक्षुओं का निवास होता था, तो ये भी सही है। इस तरह से फ्रेंड्स इसका जो आंसर हो जाएगा वो ई हो जाएगा, एक से अत्यधिक। नेक्स्ट पे चलेंगे 65 पे, भारत पर मध्य एशियाई आक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही कालानुक्रम है। तो फ्रेंड्स, अगर बात करें भारत पर मध्य एशियाई आक्रमण की, तो सबसे पहले यूनानी, फिर शक, फिर पहलव और फिर कुषाण, ये इसके क्रम जो है वो सही है। नेक्स्ट पे चलेंगे, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 66, मौर्य काल में प्रचित संस्था एवं संचार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो फ्रेंड्स, ये संस्था एवं समाचार, ये संस्था और संचार ये दोनों जो है ये गुप्तचर की संस्था थी। ठीक है, बात करें संस्था की, तो ये पूरे राज्य में घूम घूम कर जो है वो लोगों की गतिविधियों पे नज़र रखता था। ठीक है, माफ़ कीजिएगा,
संस्था की बात करें तो ये एक जगह एकत्रित होकर जो है वो पूरे जगह की जो मुआयना करते थे और जो भी सूचना मिलता था वो राजा को जो दिया करते थे। बात करें संचार की तो ये संचार पूरे राज्य में जो है वो भेष बदल के लोगों के जो है वो सूचना एकत्रित करते थे लोगों के बारे में और ये राजा को दिया करते थे। तो संस्था और संचार ये दोनों जो है वो गुप्तचर की एक संस्था थी। ठीक है, इसमें ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे 67 पे, कौटिल्य ने किस राजमार्ग की मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था के लिए सर्वाधिक उपयोगी बताया है? तो कौटिल्य की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो कौटिल्य ने प्रतिष्ठान से श्रावस्ती की जो बीच में जो इस मार्ग पे व्यापार होते थे उसको जो है सबसे महत्वपूर्ण माना है, क्योंकि इस मार्ग पे मुख्य रूप से मुक्ता, हीरा, सोने, शंख आदि के जो है व्यापार होते थे और ये काफ़ी बहुमूल्य जो है धातु हुआ करते थे। तो इस तरह से सी इसका आंसर हो जाएगा, प्रतिष्ठान से श्रावस्ती। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 68 पे। क्वेश्चन नंबर 68 है फ्रेंड्स, फिरोज शाह तुगलक द्वारा अशोक के निम्नलिखित स्तंभ में से किसको उसके मूल स्थान से हटाकर दिल्ली मंगवाया गया था? तो फ्रेंड्स मेरठ स्तंभ एवं टोपरा स्तंभ, इन दोनों को जो है वो फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली मंगवाया गया था। ई इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, नेक्स्ट नंबर 69, चतुर्दान निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से संबंधित है? तो फ्रेंड्स बात करें चतुर्दान की तो मुख्य रूप से जैन धर्म से संबंधित है और इसमें विद्या, आहार, औषधि, आश्रय आदि के बारे में, दान करने के बारे में बताया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट पे चलेंगे 70 पे, कुटुगार शालाओं का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ठीक है, कुटागार शालाओं का संबंध, तो फ्रेंड्स इसके जो संबंध है ये वाद विवाद से संबंधित बौद्ध स्थल हुआ करते थे। ठीक है फ्रेंड्स, सी इसका आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट पे चलेंगे, भारत में निम्नलिखित के आने के सही कालानुक्रम क्या है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे जब इनको हम पढ़ेंगे ऑप्शन में तो पता चलता है कि सबसे पहले आए थे नगर संस्कृति। ठीक है, नगर संस्कृति, लोहे के हल, पंचमार्ग, सोने के सिक्के। ठीक है, और यही क्रम जो है फ्रेंड्स ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पे चलेंगे 72 पे, निम्नलिखित में से सेट्टी शब्द किस वर्ण के लिए प्रयुक्त होते थे? तो फ्रेंड्स ये सेट्टी शब्द जो है ये मुख्य रूप से वैश्य होते थे। ठीक है, और ये वैश्य से संबंधित है। नेक्स्ट पे चलेंगे, निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध युद्ध के जीवन से था? सॉरी माफ कीजिएगा, निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? तो फ्रेंड्स बुद्ध के जीवन से संबंधित मुख्य जो स्थल थे ये थे फ्रेंड्स कौशल और मगध। ठीक है, कौशल और मगध। बात करें अवंती की और गंधार की तो इसका संबंध जो है कभी भी बौद्ध से नहीं रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे, इनमें से कौन बुद्ध की माँ थी? तो फ्रेंड्स बुद्ध की माँ का नाम महामाया देवी थी और उसके जो मासी थी यानी सौतेला माँ, उसके नाम जो थी वो महाप्रजापति गौतमी थी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे, सी इसका आंसर है। 75 पे, महाविभाषा जो बौद्ध दर्शन के एक विश्वकोश है किस बौद्ध परिषद की कृति है? तो फ्रेंड्स महाविभाषा की जो रचना हुई थी ये फ्रेंड्स मुख्यतः चतुर्थ परिषद में हुई थी। ठीक है, और फ्रेंड्स ये चतुर्थ परिषद जो हुए थे यानी चतुर्थ बौद्ध संगति ये कुंडलवन कश्मीर में हुए थे और ये कनिष्क के शासनकाल में जो है इसका आयोजन किया गया था। डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा, इन यात्रियों में से कौन इटली से था जिसने 15वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी? तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि निकोलस कॉन्टी जो थे ये एक इटली यात्री थे और ये देवराय प्रथम के समय जो है वो विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। ठीक है, डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, पादशाह नामा के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो फ्रेंड्स बात करें पादशाह नामा की तो इसकी लेखक जो है ये अब्दुल हामिद लाहौरी है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये शाहजहां के दरबारी इतिहासकार भी थे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे 78 पे, निम्नलिखित में से किस यात्री ने सती वालिका का मानविक विवरण प्रस्तुत किया है? तो फ्रेंड्स सती वालिका का मानविक विवरण जो है ये वर्नियर के द्वारा किया गया था और ये मात्र 12 वर्ष की एक बालिका थी जो सती बन गई थी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे, नेक्स्ट है हमारा 79, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने दक्षिण कर्नाटक में अपने राज्य की स्थापना की थी? तो फ्रेंड्स बात करें दक्षिण कर्नाटक में अपने राजवंश की स्थापना की तो ये मुख्यतः गर्ग वंश है। ठीक है, सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे 80 पे, किस मध्यकालीन साम्राज्य ने आर्थिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र में उत्तर और दक्षिण के बीच सेतु का काम किया है? तो फ्रेंड्स ये राष्ट्रकूट वंश है और इसने उत्तर और दक्षिण के बीच एक सेतु का काम किया है। नेक्स्ट पे चलेंगे 81 पे, पाल वंश के संस्थापक
कौन है, ठीक है। तो पाल वंश के जो संस्थापक है फ्रेंड्स ये गोपाल हैं, और इसने 750 ईस्वी में फ्रेंड्स पाल वंश की स्थापना की थी, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा 82, और 82 में पूछा गया है कि प्रतिहार राजवंश के वास्तविक संस्थापक कौन थे। तो फ्रेंड्स प्रतिहार वंश के वास्तविक संस्थापक मिहिर भोज थे, ठीक है, और बी इसका आंसर हो जाएगा मिहिर भोज। नेक्स्ट पे चलेंगे 83 पे, चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो फ्रेंड्स चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की थी, ठीक है, विजयालय। नेक्स्ट पे चलेंगे 84 पे, गजनवी राजवंश की स्थापना किसने की थी। तो फ्रेंड्स गजनवी राजवंश की स्थापना अल्पतगीन ने की थी, बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे 85 पे, निम्नलिखित इमारतों में से किस एक में पहली मौजूद सही मेहराब पाई गई है। तो फ्रेंड्स पहली जो मौजूद शाही मेहराब पाई गई हैं ये सुल्तान बलबन के मकबरे में पाई गई हैं, ठीक है, सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86, और 86 में फ्रेंड्स पूछा गया है कि तुंगभद्रा नदी के द्वारा किस साम्राज्य का भरण पोषण होता था। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि तुंगभद्रा नदी के द्वारा मुख्यतः विजयनगर साम्राज्य की जो है ये भरण पोषण होता था। नेक्स्ट पे चलेंगे 87 पे, भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे सामान्यतः कौन थे। तो फ्रेंड्स मध्यकालीन इतिहास में बंजारे नमक व्यापारी हुआ करते थे, ठीक है, नमक व्यापारी, डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे 88 पे, रजिया का विश्वपात्र अमीर याकूत खां कहाँ का निवासी था। तो फ्रेंड्स ये जो निवासी थे ये मुख्यतः मंगोल के निवासी थे, ठीक है, डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे 89 पे, निम्नलिखित में कौन मंगोल योद्धा युवराज जलालुद्दीन का पीछा करते हुए सिंध नदी की तट तक जा पहुंचा था। तो फ्रेंड्स ये चंगेज खां थे, ठीक है, चंगेज खां, और इन्होंने ही युवराज जलालुद्दीन को पीछा करते करते सिंध नदी तक पहुंच गया था, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे 90 पे, मलिक काफूर को किस आक्रमण के तहत बंदी बनाया गया था। तो फ्रेंड्स मलिक काफूर को गुजरात आक्रमण के दौरान जो है वो बंदी बना लिया गया था, ठीक है। 91 पे चलेंगे, नगद वेतन देने वाला सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था। फ्रेंड्स नगद देने वाला पहला सल्तनत कालीन शासक जो थे ये अलाउद्दीन खिलजी थे, ठीक है, सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे 92 पे, निम्न में से किसका विस्तार के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान अमीर कोही विभाग की स्थापना की थी। ये काफ़ी फेमस है फ्रेंड्स, और ये कृषि विकास के लिए जो है अमीर कोही की स्थापना की गई थी। 93 पे चलेंगे, दिल्ली सल्तनत के किस शासन ने जजिया को अलग करके कर के रूप में वसूलने की नीति अपनाई थी। तो फ्रेंड्स ये थे फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। 94 पे चलेंगे, दिल्ली सल्तनत में रहट किससे संबंधित है। तो फ्रेंड्स रहट एक प्रकार के सिंचाई कर होते थे, ठीक है, और ये मुख्यतः सिंचाई से संबंधित थे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारे फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से किस बहमनी सुल्तान ने राजधानी गुलबर्गा को बीदर स्थानांतरित किया था। तो फ्रेंड्स ये थे अहमद शाह बहमनी, ठीक है, और इसी ने अपनी राजधानी जो है वो बहमनी से गुलबर्गा को स्थानांतरित गुलबर्गा को जो है वो बीदर स्थानांतरित कर लिया था, ठीक है, गुलबर्गा से बीदर को। नेक्स्ट पे चलेंगे 96 पे, गुजरात राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो फ्रेंड्स गुजरात राज्य का वास्तविक संस्थापक जो है ये अहमद शाह प्रथम थे, ठीक है, बी इसका आंसर हो जाएगा अहमद शाह प्रथम। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा 97, रफजाइनुल फुतूह नामक साहित्य में निम्नलिखित में से किन शासक के शौर्य का वर्णन किया गया है। तो फ्रेंड्स रफजाइनुल फुतूह में मुख्य रूप से इल्तुतमिश के शासन के बारे में जो है वो चर्चा की गई है, ठीक है फ्रेंड्स, डी इसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। 98 पे चलेंगे, रवान का निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो फ्रेंड्स रवान का मुख्य रूप से एक सूफी आश्रय होते थे, ठीक है, और ये सूफी आश्रय से संबंधित है। नेक्स्ट पे चलेंगे 99 पे, निम्नलिखित में से किस सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में शामिल किया गया है। तो फ्रेंड्स फरीदुद्दीन गज ए शंकर, ठीक है, या बाबा फरीद भी इसको कहा जाता है, और इसी के उपदेशों को जो है वो आदि ग्रंथ में शामिल किया गया है, बाबा फरीद, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे 100 पे, भारतीय दर्शन की कौन सी शाखाएं भौतिकवाद में आस्था रखती हैं। तो फ्रेंड्स लोकायत जो है ये भौतिकवाद में जो है आस्था रखती है। 101 पे चलेंगे, फर ए इजदी का विचार जो मुगल राजतंत्र का आधार था इनमें से किस सूफी संत द्वारा सबसे पहले विकसित किया गया था। तो फ्रेंड्स शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी द्वारा सबसे पहले जो है वो इसके जो है विचार किया गया था,
तो इस तरह से हमारा आंसर शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा 102, अकबर के दरबार के सुलेखकार का नाम क्या है जिसे जरीन कलम या स्वर्ण कलम के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, अकबर के दरबार में जारी कलम की उपाधि जो है वो मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दिया गया था। ठीक है, मोहम्मद हुसैन कश्मीरी, यहाँ पूरा नहीं लिखा गया है, और इसे ही जारी कलम की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट पे चलेंगे 103 पे, मुगल काल में शेर मंडल निम्नलिखित में से किससे संबंधित था। तो फ्रेंड्स, मुगल काल में शेर मंडल जो है ये मुख्य रूप से हुमायूं की पुस्तकला से संबंधित थे। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, अकबर के दरबार में निम्नलिखित में से कौन से पुर्तगाली पादरी उपस्थित हुए थे। तो फ्रेंड्स, बात करें अकबर के दरबार में तो अक्वा विवा ये उपस्थित हुए थे, और मानसरेट ये भी जो है वो अकबर के दरबार में उपस्थित हुए थे। अगर बात करें पुर्तगाली यात्री की तो सबसे पहले 1498 में बास्को डी गामा जो है वो सबसे पहले अकबर के दरबार में आए थे। तो इस तरह से आंसर जो है वो ये हो जाएगा, बास्को डी गामा 1498। 105 पे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने माफ़ कीजिएगा टू अस्पा और सिंह अस्पा एक पद होते थे और इस पद्धति की शुरुआत किया है। यहाँ पे पूरा नहीं लिखा हुआ है, सिंह अस्पा और दो अस्पा लिखा होता है, और इसका जो प्रचलन था फ्रेंड्स ये जहांगीर के द्वारा जो है वो किया गया था। बी इसका आंसर हो जाएगा। 106 पे चलेंगे, निम्नलिखित में से किस यात्री ने मुगल कालीन शहरों की शिविर नगर की संज्ञा दी है। तो फ्रेंड्स, ये मुख्य रूप से वर्नियर द्वारा जो है वो दी गई है। नेक्स्ट पे चलेंगे 107 पे, मुगल काल में हरकारों का संबंध निम्नलिखित में से किस विभाग से था। तो फ्रेंड्स, मुगल काल में हरकारों का संबंध मुख्य रूप से जो है वो ये फ्रेंड्स डाक विभाग से हुआ करता था। ठीक है, डाक विभाग, सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, नादिर शाह का आक्रमण निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के समय हुआ था। तो फ्रेंड्स, नादिर शाह का आक्रमण जो है वो सबसे पहले मोहम्मद शाह के समय हुआ था। ठीक है, सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे 109 पे, सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने एवं अपनी छवि अंकित कराने की प्रथा किसने शुरू की थी। तो फ्रेंड्स, ये सबसे पहले जहांगीर द्वारा जो है वो शुरू किया गया था, और जहांगीर ने ही सबसे पहले निसार नामक सिक्का को जो है प्रचलन किया था। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि निसार नामक सिक्का का प्रचलन किसने किया था, तो जहांगीर ने किया था। 110 पे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस शासक ने भिन्न भिन्न प्रकार की फसलों में राज्य के हिस्सा निर्धारित करते हुए दरों की सूची तैयार की थी। तो फ्रेंड्स, ये शेर शाह द्वारा जो है विभिन्न प्रकार के फसलों के लिए कर के दर को निश्चित किया गया था और एक सूची तैयार की थी। इसके अलावा गज ए सिकंदरी नामक भूमि पैमास जो भूमि को नापते हैं उसका प्रचलन भी जो है वो शेर शाह के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट पे चलेंगे 111 पे, बाबर का भारत पर आक्रमण की न्योता संबंधित है, मतलब किसने बाबर को जो है भारत पे आक्रमण की न्योता दिया था। तो फ्रेंड्स, इसने आलम खाने और दौलत खान इन दोनों जो है वो बाबर को जो है भारत पे आक्रमण की न्योता दिया था। ये इसका आंसर हो जाएगा। 112 पे चलेंगे, निम्नलिखित राजाओं में से किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था। तो फ्रेंड्स, अकबर के पूर्व तानसेन का जो संरक्षण दिया था ये भाटा के राजा रामचंद्र सिंह थे। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन मुगल दरबार के साथ राजकुमार द्वारा सिखों के चिकित्सक के रूप में जुड़ा था। तो फ्रेंड्स, ये था फ्रांसवा वर्नियर, और ये फ्रांसीसी चिकित्सक थे। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे 114 पे, यह फ्रेंड्स पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा कौन थे। तो फ्रेंड्स, पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा थे बालाजी बाजीराव। ठीक है, तो याद रखेंगे बालाजी बाजीराव पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा थे। नेक्स्ट पे चलेंगे 115 पे, विजयनगर के विषय में विस्तृत विवरण प्रस्तुत करने वाले अब्दुल रज्जाक समरकंदी का संबंध किस देश से है। तो फ्रेंड्स, इसका संबंध जो है वो हेरात अफगानिस्तान से है। नेक्स्ट पे चलेंगे 116 पे, 116 है फ्रेंड्स, इब्न बतूता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है, यहाँ पे नहीं पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, जब आप इसको रीड करेंगे तो पता चलेगा कि मोहम्मद बिन तुगलक यहाँ पे जो दिया हुआ है डी आंसर, श्रीलंका में भी उसे काजी के पद प्रदान किया गया था, ये सही नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं ये सारे सही हैं। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली के काजी नियुक्त किया था, बिल्कुल सही है। वह मुल्तान और कच्छ के रास्ते दिल्ली पहुंचा था, ये भी सही थे। उसने दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की कला एवं साहित्य की एक दयाशील संरक्षण के रूप में ख्याति से आकर्षित होकर दिल्ली को प्रस्थान किए थे, ये सारे कथन सही है। नेक्स्ट पे चलेंगे, नेक्स्ट है हमारा 117, किताबुल हिंद में अलबरूनी ने किसकी चर्चा की है। तो फ्रेंड्स, किताबुल हिंद में मुख्य रूप से कानून व्यवस्था, सामाजिक विभाजन, खगोल विज्ञान, धर्म व दर्शन इन सारों की जो है चर्चा की गई है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे,
118 पे चोल काल में ग्राम प्रशासन की इकाई थी। तो फ्रेंड्स चोल काल में ग्राम प्रशासन की जो इकाई थी ये उर एवं सभा थी। ठीक है फ्रेंड्स, उर एवं सभा, बात करें उर की तो ये गांव की आम सभा होती थी, और अगर बात करें महासभा की तो महासभा में मुख्य रूप से ग्राम के वयस्क एवं ब्राह्मण जो है वो कुलीन व्यक्ति हुआ करते थे। तो इस तरह से सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे 119 पे महमूद गजनवी ने किस वंश से संबंधित होने का दावा किया था। तो फ्रेंड्स महमूद गजनवी ने अफरासियाब, यहाँ पे दिया हुआ आंसर में अफरासियाब वंश से जो है ये अपने आप को संबंधित बताते थे। नेक्स्ट पे चलेंगे 120 पे, निम्नलिखित में से किन राजवंश ने विजयनगर राज्य के अधिराज्य के अधीन शासन किया था। तो फ्रेंड्स संगम, सालो, तुल्लुब और आरवीडू, ये चारों वंश जो है इसका संबंध मुख्य रूप से विजयनगर साम्राज्य से है, और इन चारों ने विजयनगर साम्राज्य में अपनी जो है शासन किया था। नेक्स्ट पे चलेंगे 121 पे, हम्पी में विजयनगर के भग्नावशेष किसके द्वारा 1800 में प्रकाश में लाया गया था। तो फ्रेंड्स ये मुख्य रूप से जो है वो कर्नल कालिन मैकेंजी के द्वारा जो है ये प्रकाश में लाया गया था। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने निम्नलिखित में से किस शासक को भेंट स्वीकार कर उसे सम्मान दिया था। तो फ्रेंड्स ये मुख्य रूप से खुसरो को जो है इसने खुसरो से भेंट किया था और उसे जो है वो भेंट स्वीकार कर उसे सम्मान दिया था। ठीक है, 123 पे चल देंगे। अलाउद्दीन खिलजी ने किसे राय रायन की उपाधि दी थी। तो फ्रेंड्स अलाउद्दीन खिलजी ने राय रायन की उपाधि राजा रामचंद्र देव को दी थी। ठीक है, जब दोबारा जो है मलिक काफूर द्वारा दक्षिण भारत का अभियान किया गया था उस समय राजा रामचंद्र जी ने समर्पण कर दिया था, और उसी समय जो है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा राय रायन की उपाधि दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे 124 पे, जैन मुनि जीन प्रभासुरी किस सल्तनत कालीन शासन से संबंधित हैं। तो फ्रेंड्स जैन मुनि जीन प्रभासुरी जो है ये मुख्य रूप से मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित हैं। ठीक है, और इन्हीं के कार्यकाल में जो है ये चर्चा में आए थे। नेक्स्ट पे चलेंगे, दिल्ली सल्तनत में जिम्मी किसे कहा जाता था। तो फ्रेंड्स दिल्ली सल्तनत काल में जिम्मी वैसे भारत के हिंदू प्रजा या व्यक्ति को कहा जाता था जो मुस्लिम कानून व शासन को स्वीकार कर चुकी हो और जजिया अदा करने में सहमत हो, इसे ही जिम्मी कहा जाता था। तो इस तरह से आंसर होगा फ्रेंड्स बी, मुस्लिम शासन स्वीकार कर जजिया देने वाले हिंदू प्रजा को। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे 126 पे, और 126 है फ्रेंड्स, विजयनगर के किस शासक ने अपनी सेना को मजबूत बनाने के लिए अधिक मुसलमानों की भर्ती की थी। तो फ्रेंड्स विजयनगर समाज में सबसे अधिक मुसलमानों को जो है वो भर्ती किया था वो मुख्य रूप से देवराय II के शासनकाल में किया गया था। ठीक है, जैनुल आवेदीन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पे असत्य पूछा गया है। तो फ्रेंड्स जब आप इसको रीड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसने संगीत पर पाबंदी लगाई थी, ये गलत है। ठीक है, बल्कि जैनुल आवेदीन एक संगीत प्रेमी व्यक्ति थे। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे 128 पे, और 128 है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर 14वीं सदी में फिरोज शाह तुगलक को अशोक के 2 स्तंभ लेख मिले थे। तो फ्रेंड्स ये अभी कुछ देर पहले हमने डिस्कस किया था कि टोपड़ा और मेरठ। ठीक है, टोपड़ा और मेरठ ये 2 मुख्य जो है वो अभिलेख थे, और जिसे फिरोज शाह तुगलक द्वारा जो है वो दिल्ली लाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टता एकता व्यवस्था की नहीं है। यहाँ पे एकता विशिष्ट व्यवस्था की जो है वो विशेषता नहीं पूछी गई है। तो ये जो है फ्रेंड्स इसको रीड करने में पता चलता है कि एकता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाता था, ये सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे 130 पे, सल्तनत कालीन किस शासक वर्ग के संदर्भ में कहा जाता है कि उनका राजत्व सिद्धांत समानता पर आधारित था और उनकी शासन व्यवस्था राजतंत्रीय न होकर कुलीन तंत्रीय थी। तो फ्रेंड्स ये मुख्य रूप से जो है वो लोधी वंश के बारे में कहा गया है। ठीक है, डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे 131 पे, निम्नलिखित में से किस सूफी संत को प्रसिद्ध पुरुष कहा गया है। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि निजामुद्दीन औलिया को जो है निजामुद्दीन औलिया को सिद्ध पुरुष कहा गया है, और ये मुख्य रूप से इसलिए कहा गया है क्योंकि ये काफ़ी सिद्धि व्यक्ति थे। ये चिश्ती घराने के 4थे संत थे। ठीक है, 132 पे चलेंगे। 132 में पूछा गया है कि मध्यकालीन भारत में निम्नलिखित में से किस संत के दोहे गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित किए गए हैं। तो फ्रेंड्स गुरु ग्रंथ साहिब में जो है वो रैदास के दोहे को सम्मिलित किया गया है। इसके अलावा
बाबा फरीद के उपदेशों को भी जो है गुरु ग्रंथ साहिब में सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट पे चलेंगे 133 पे, बाबर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फ्रेंड्स, बाबर के संबंध में इसको जब हम रीड करते हैं तो पाते हैं कि ये बाबर सर्वप्रथम फरगना के शासक बना, बिल्कुल सही है। बाबर ने 1504 में काबुल पर अधिकार कर लिया था, ये भी सही है। वह तैमूर वंश का शासक था, ठीक है। मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 में की थी, ये भी सही है। तो इस तरह से हमारा आंसर ई हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे 134 पे, निम्नलिखित में से किस एक का श्रेय शाहजहां के राज्यकाल को दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, मोती मस्जिद के निर्माण शाहजहां ने किया था, जामा मस्जिद का भी निर्माण शाहजहां ने किया था, रंगमहल का निर्माण भी शाहजहां द्वारा किया गया था, और किला कुहना मस्जिद का निर्माण भी शाहजहां द्वारा ही किया गया था। तो इस तरह से ई इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे 135 पे, हुमायूं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है। यहाँ सही नहीं पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, जब इसको आप रीड करेंगे तो पता चलेगा कि इसका मकबरा अकबर ने बनाया था, ये गलत है, बल्कि हुमायूं का मकबरा उसके बीवी जो है वो उसके द्वारा तैयार किया गया था, ठीक है। डी इसका आंसर हो गया। शेर शाह और अकबर के बीच भू राजस्व प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति संबंधित थे। तो फ्रेंड्स, इससे संबंधित व्यक्ति थे टोडरमल, डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, फर ए इज दी दिव्य प्रकाश नामक अवधारणा, जिसकी अर्थ है राजस्वी सत्ता भगवान से निकलने वाली रोशनी है और सूर्य से निकलने वाली एक किरण है, दी गई है, ये किस में दी गई है। तो फ्रेंड्स, इसका वर्णन जो है अबुल फजल द्वारा किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे, निम्नलिखित में से सरजामी प्रथा किससे संबंधित है। तो फ्रेंड्स, सरजामी प्रथा का संबंध मराठों के भू राजस्व से है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे, अरब व्यापारी सुलेमान ने किस राज्य को रूमा कहा है। तो फ्रेंड्स, अरब व्यापारी सुलेमान ने जो है वो मराठा, माफ कीजिएगा, पाल शासक को, ये पाल शासक को जो है वो रूमा के नाम से जाना, रूमा के नाम से जो है वो इसका उल्लेख किया है। और किसने किया है। तो अरब व्यापारी सुलेमान ने, ठीक है। किस नाम से, रूमा नाम से। किस शासक के बारे में, पाल शासक के बारे में, ठीक है। 140 पे चलेंगे, संरक्षित और दीपांकर आतिश कौन थे। तो फ्रेंड्स, संरक्षित और दीपांकर आतिश जो थे ये बौद्ध विद्वान थे, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे, चोल साम्राज्य में प्रचलित गिल्ड किससे संबंधित था। तो फ्रेंड्स, चोल प्रशासन में गिल्ड जो संबंधित थे ये मुख्य रूप से व्यापारिक चुंगी से संबंधित थे, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे, चंदावड़ का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था। तो फ्रेंड्स, चंदावड़ का युद्ध जयचंद एवं मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा जो है वो लड़ा गया था, ठीक है। माफ कीजिएगा, चंदावड़ का युद्ध जो हुआ था फ्रेंड्स, बात करिए चंदावड़ के युद्ध की तो ये मुख्य रूप से मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, माफ कीजिएगा, जयचंद के बीच हुआ था, ठीक है। मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो इस तरह से हमारा आंसर जो होगा वो ई हो जाएगा, मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच। नेक्स्ट पे चलेंगे, नेक्स्ट है हमारा विजयनगर साम्राज्य पर सैद्धांतिक प्रहार किस युद्ध में हुआ था। तो फ्रेंड्स, विजयनगर साम्राज्य पर जो मुख्य प्रहार हुआ था ये मेन रूप से तालीकोटा में 1565 के युद्ध में हुआ था, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, नेक्स्ट है हमारा दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को उलुग खां की उपाधि दी गई थी। तो फ्रेंड्स, मोहम्मद बिन तुगलक को जो है ये उलुग खां की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट पे चलेंगे 145 पे, तुगलक राजवंश की स्थापना की गई थी। तो फ्रेंड्स, तुगलक राजवंश की जो स्थापना हुई थी ये गाजी मलिक के द्वारा किया गया था, ठीक है, यानी गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट पे चलेंगे, दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक था जिसने भू राजस्व को कृषि उपज का आधा हिस्सा तय किया था। तो फ्रेंड्स, ये थे अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट पे चलेंगे, नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड्स, बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी। तो फ्रेंड्स, बहमनी राज्य की स्थापना अलाउद्दीन हसन ने किया था, ठीक है, बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, नेक्स्ट है हमारा सजदा और पाबोस की रस्म दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने आरंभ किया था। तो फ्रेंड्स, सजदा और पाबोस जो सर झुका के और झुक के जो है वो सलाम करना होता था, और इसका जो शुरुआत है ये बलबन के समय हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह से बलबन हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, नेक्स्ट है हमारा 149, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने रक्त व लौह की नीति अपनाई थी। तो फ्रेंड्स, रक्त और लौह की नीति जो है ये बलबन द्वारा अपनाया गया था। फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन है हमारा 150 में है फ्रेंड्स, मध्यकालीन भारत के किस फारसी लेखक को नायक का खिताब दिया गया था। तो फ्रेंड्स, ये जो खिताब दिया गया था ये अमीर खुसरो को दिया गया था। फ्रेंड्स, इस तरह से हमने 150 क्वेश्चन के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज को जो है यहाँ पे देखे हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अच्छे प्रश्नों को जो है संकलित किया गया था। वीडियो अच्छा लगे तो निश्चित रूप से हमें मोटिवेट करें तथा अपना मार्क्स जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आप कितना मार्क्स गेन कर पा रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।